जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि ठोसों के विद्युतीय गुण कैसे होते हैं और उस आधार पर हम लोगों ने ठोस को चालक, अचालक और अर्धचालक में बांटा था। और हम लोगों ने अर्धचालक के दो प्रकार पी टाइप और एन टाइप इनके बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ठोसों के चुंबकीय गुणों के बारे में, अर्थात मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। यदि हम बात करें किसी भी ठोसों के चुंबकीय गुणों के बारे में, तो इनके चुंबकीय गुणों की जो उत्पत्ति होती है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होती है और एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वह दो प्रकार की गतियों के कारण उत्पन्न होता है। पहला होता है उसके नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति और दूसरा होता है अपने अक्ष पर चारों ओर चक्रण। तो इन दोनों तरह के गति के कारण किसी भी तत्व में चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि पहले वाले में है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसकी वजह से चुंबकीय गुण उत्पन्न हो रहे हैं। और दूसरे वाले में आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने अक्ष पर ही घूम रहा है। तो इन दो तरह की गतियों के कारण ही चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की युग्मित, अयुग्मित, घूर्णन की गति इत्यादि के आधार पर हम ठोसों को इस प्रकार से बांट सकते हैं। तो सबसे पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिसे डायमैग्नेटिक सबस्टेंस कहते हैं। दूसरा है पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, जिसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तीसरा है फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, जिसे कहते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। चौथा है एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, जिसे बोलते हैं प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ। और लास्ट है फेरोमैग्नेटिक अर्थात फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो ठोसों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर इन 5 वर्गों में बांटा गया है। तो आइए वन बाय वन हम सबके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायमैग्नेटिक सबस्टेंस की, अर्थात प्रति चुंबकीय पदार्थ की। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है डायमैग्नेटिक। डाई का मतलब क्या होता है? दो। इनके नाम में ही इनका आंसर है। तो डायमैग्नेटिक अर्थात प्रति चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें कि युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ों में इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें जोड़ों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि बात करें इनके गुणों की, तो ये वे ठोस हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। याद रखिएगा, अगर हम इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वहाँ से वो क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा यह प्रकृति प्रतिचुंबकत्व कहलाती है। तो वे सभी ठोस जिनमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था। एग्जाम्पल की बात करें जैसे KCl, Ti, O2 आदि। तो यदि अगर हम इनके ऑर्बिटल की बात करेंगे तो इनके ऑर्बिटल में हमेशा युग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। चलते हैं दूसरे प्रकार के ठोस की ओर, जो कि है पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, जिसे हम बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। तो इसके हिंदी वाले नाम में ही इसका परिभाषा छुपा है, अनुचुंबकीय। मतलब ये ऐसे ठोस पदार्थ होंगे जिसमें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। और अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा यह प्रकृति अनुचुंबकत्व कहलाती है। और इस प्रकार के ठोस में कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अनुचुंबकीय पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें जैसे CuO, Cu2 पॉजिटिव चार्ज, VO2 आदि। बढ़ते हैं तीसरे चुंबकीय ठोस पदार्थ की ओर, जो कि है लौह चुंबकीय पदार्थ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। अब इसके नाम में ही हम चाहे तो परिभाषा खोज सकते हैं। तो लौह का मतलब हम जानते हैं लोहा, और हम सभी जानते हैं कि जो लोहा होता है चुंबक के प्रति बहुत ही आकर्षित होता है। तो यदि हम बात करें लौह चुंबकीय पदार्थ की, तो वे ठोस जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा यह प्रकृति लौह चुंबकत्व कहलाती है। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर भी चुंबकत्व नहीं खोते, जबकि जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, अगर उसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया जाए तो वे चुंबकत्व को खो देते हैं। परंतु जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, अगर चुंबकीय क्षेत्र को हम हटा भी लेते हैं तब भी ये चुंबकीय गुण को खोते नहीं हैं, थोड़ा बहुत इनमें चुंबकीय गुण रह जाता है। ये वे ठोस होते हैं जिनमें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के समूह होते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थों में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे है कोबाल्ट, आयरन, निकेल आदि। चलते हैं चौथे प्रकार के चुंबकीय ठोस की ओर, जो कि है एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, यानी कि प्रति लौह चुंबकीय
पदार्थ। तो यहाँ पर इनके नाम से भी हम इनकी परिभाषा को समझ सकते हैं। तो नाम में ये एंटी अर्थात प्रति, मतलब ये लौह चुंबकी के जस्ट अपोजिट होंगे। तो आइए इनके परिभाषा को देखते हैं। वे लौह चुंबकी गुण वाले ठोस जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में अनुचुंबकत्व को प्रदर्शित करते हैं, परंतु चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। जैसे बात करें MnO, MnO2, NiO आदि। तो आगे जब मैं आपको डोमेन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको प्रतिलौह चुंबकी, लौह चुंबकी, अनुचुंबकी, ये जितने भी चुंबकीय ठोस हैं इनके बारे में समझाऊंगा। इनके गुणों में क्या अंतर होता है, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण में क्या दिशा में अंतर होता है, और जितने भी ठोसों के चुंबकीय गुणों के आधार पर प्रकार हैं उनके गुणों को हम डोमेन के आधार पर अध्ययन करेंगे। तो वो टॉपिक अभी आगे आने वाला है। अगला जो हमारा चुंबकीय ठोस पदार्थ आता है वो है फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस अर्थात फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जो लोहा होता है वो दो तरह के आयन प्रदर्शित करता है, एक होता है फेरस और दूसरा होता है फेरिक। तो यहाँ पर हम फेरिक की बात करेंगे। तो वे ठोस जो फेरी आयन को लेकर चलते हैं उन्हें फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो वे लौह चुंबकीय गुण वाले ठोस जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में प्रबल चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं, परंतु चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में उनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है, जैसे कि Fe3O4 आदि। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं जो Fe है यहाँ पर फेरिक आयन के रूप में है। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं डोमेन थ्योरी की ओर अर्थात डोमेन सिद्धांत की ओर। तो पीछे अभी आप लोगों ने पढ़ा लौह चुंबकी, प्रतिलौह चुंबकी और फेरो चुंबकीय पदार्थ। तो इनकी व्याख्या करने के लिए हम मुख्यतः डोमेन सिद्धांत का ही प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि डोमेन सिद्धांत क्या होता है। तो ठोसों के चुंबकत्व की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा की जा सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार ठोसों में कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन एक विशेष दिशा में घूर्णन करते हैं। इन क्षेत्रों को डोमेन कहते हैं। ठोसों में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये डोमेन अलग अलग दिशाओं में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, परंतु चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये सभी डोमेन एक विशेष दिशा में होते हैं। तो पहले मैं आपको डोमेन समझा देता हूँ कि डोमेन होता क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ठोसों में कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विशेष दिशा में घूर्णन करते हैं, और ऐसे क्षेत्र को ही हम बोलते हैं डोमेन। तो हम सभी जानते हैं कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन जिस विशेष क्षेत्र में होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं वही कहलाता है डोमेन। जैसे कि अनुचुंबकीय पदार्थ में हमने देखा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। अब जब इन पदार्थों को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूर्णन करते हैं। तो ज़्यादातर जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों के घूर्णन के कारण ही चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। अब यदि सभी डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूम जाते हैं तो ऐसे ठोस को हम बोलते हैं लौह चुंबकी, और यदि समान संख्या में डोमेन विपरीत दिशा में भी हों तो ऐसे ठोस को हम बोलेंगे प्रति चुंबकी, और यदि असमान संख्या में डोमेन में विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन हो तो ऐसे ठोस को हम बोलेंगे फेरी चुंबकी। तो आइए डोमेन थ्योरी को हम इमेज के थ्रू समझते हैं तो आपको ईजिली समझ में आएगा। तो जैसे लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, अगर हम इनको जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सभी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। जैसा कि क वाले में आप देख सकते हैं सभी इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वो सिर्फ एक ही तरफ है जो कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर है। तो एक ही दिशा में सभी इलेक्ट्रॉनों के होने के कारण इनके जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है वो बहुत अधिक होता है। वही बात करें हम प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ की तो इनमें क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे अल्टरनेट करके अपोजिट दिशा में एक दूसरे के होंगे। मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र में है तो दूसरा विपरीत में, एक चुंबकीय क्षेत्र में है तो दूसरा विपरीत, एक चुंबकीय क्षेत्र में है तो दूसरा विपरीत में है, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है वो कैंसिल हो जाता है। एक तो विपरीत में चला जा रहा है तो वो एक इलेक्ट्रॉन के गुण को क्या करता है, कैंसिल कर देता है। तो इस तरह से एक बाह्य क्षेत्र की ओर होते हैं अर्थात एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर होता है तो दूसरा विपरीत दिशा में होता है। तो इस तरह से जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का गुण होता है जो विपरीत दिशा में दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो उसको कैंसिल कर देता है। तो इस प्रकार का डोमेन जो ठोस रखते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। तो MnO प्रतिलौह चुंबकी का सबसे अच्छा उदाहरण।
वही बात करें हम फेरी चुंबकत्व की, तो वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इनके डोमेन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अल्टरनेट अरेंजमेंट में नहीं होते। जैसा कि 2 वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में है तो एक अपोजिट है, 3 वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में है तो एक अपोजिट है, मतलब इनका कोई क्रम ही नहीं होगा। आइए हम देखते हैं कि चुंबकीय गुणों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि ताप बढ़ाने पे सभी ठोस प्रतिचुंबकीय हो जाते हैं, यानी कि इनका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है और ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, क्यूरी ताप या क्यूरी बिंदु। तो आइए जानते हैं ये क्या होता है। तो वह ताप जिसके ऊपर एक लौह चुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, तो ऐसे ताप को हम बोलते हैं क्यूरी ताप या क्यूरी बिंदु। अगला हेडिंग है नील बिंदु। तो वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ में अनुचुंबकत्व का गुण जो होता है वो समाप्त हो जाता है, तो ऐसे ताप को हम बोलते हैं नील बिंदु। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक में ठोस के चुंबकीय गुण से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।